Okay, good afternoon to everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. आज जो क्लास है ना, एक्चुअली दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना? तो पहली क्लास की एक्चुअली रिकॉर्डिंग में नहीं है ना, तो इसलिए मैं इसको कंडक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट क्लास के बाद की रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है, फिर इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं है। तो सबसे पहली Sir, these recordings are in the engineering का sir WhatsApp group. हाँ, मैं सेंड कर दूँ। Okay. तो सर ये पहली क्लास है? हाँ, ये सबसे पहली क्लास है, ये बैकअप क्लास है। बहुत सारे बच्चों का छूट गया था ना, उनके लिए क्लास है। ओके। जिन्होंने अटेंड कर लिया था इस क्लास को, दे नीड नॉट टू अटेंड, उनको अटेंड नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों का सबसे पहला क्लास उन्होंने अटेंड नहीं किया, तो उसके लिए एक क्लास है। सर पहले सर आप बता सकते हैं सर what topics will you cover, तब पता चलेगा कि सर if I've attended or not. सबसे पहला जिसमें हम ये बताएंगे कि सर डायमेंशंस क्या है? अच्छा। और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, बस ये चीज होंगी। सर एरर करेंगे सर आज? हाँ, will you do error sir today? Error analysis. Only units and measurement में how to find out the dimension, principle of homogeneity and application of dimension, ये तीन चीज पढ़ेंगे। Sir, dimension analysis also. हाँ सर तो मतलब आज कुछ क्यों नहीं है, तो फिर मैंने क्लास अटेंड कर रखी है, तो फिर हम लेफ्ट कर दें, मतलब जिन्होंने कर रखी है। जिन्होंने भी क्लास अटेंड कर रखी है उनको जरूरत नहीं है। बैकअप क्लास एक ऑप्शनल क्लास होती है, जिन्होंने छोड़ दी थी क्लास उनके लिए होता है, या जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था, कई बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था, उनकी क्लास मिस हो गई तो उसकी क्लास। तो जिन्होंने पहले अटेंड कर सकी है, दे नीड नॉट टू, दे कैन लेफ्ट द। सर और ये रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेंगे सर ऑफ द सेकंड एंड थर्ड? रिकॉर्डिंग में आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं उसमें लिंक भेज दूंगा अराउंड 6 o'clock पे, 6:30 वगैरह पे लिंक भेज दूंगा। आप मुझे पर्सनल एक मैसेज कर देना मेरे नंबर पे कि सर सेंड द रिकॉर्डिंग लिंक्स। सर हम लीव कर देना जिन्होंने फर्स्ट क्लास अटेंड करी थी। हाँ हाँ, जिन्होंने फर्स्ट क्लास अटेंड की थी दे नीड नॉट टू अटेंड। ओके सर, ओके सर। स्टार्टिंग से नहीं किया था, सेकंड या थर्ड क्लास में दे नीड टू ओनली अटेंड। हां, ये जस्ट ए बैकअप क्लास है। बैकअप क्लास का मतलब है कोई नई चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, जो ओल्ड टॉपिक्स थे उसी का बैकअप। और रिकॉर्डिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर देना, तो आई विल सेंड द लिंक फॉर रिकॉर्डिंग। चलो, तो आज जो टॉपिक हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, वेट को समझें, है ना, जिन्होंने स्टार्टिंग से किए थे दे नॉट टू अटेंड, है ना, जिन्होंने बिल्कुल इस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं था वो सिर्फ अटेंड करेंगे इस क्लास। हमने स्क्रीन में तो आपको एक आध दिन का टाइम वेस्ट होगा, वो सारी चीजें आप जानते रहते हो, तो आपको एकदम एकदम रिक्वायर्ड है कि आपने बिल्कुल अटेंड जानते नहीं हो कि डायमेंशनलिसिस होता क्या है, डायमेंशंस होते क्या है, तभी इस क्लास को अटेंड करना, अदरवाइज नहीं नॉट, है ना। हम यहाँ पे रहते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर पे। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो फिजिक्स में व्हाट वी स्टडी अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी,
हम फिजिक्स में सबसे पहले जो डिफाइन करते हैं वे डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी इज द क्वांटिटी right that can be measured, that can be measured, right, and must possess a unit, they must possess a unit of measurement, है ना। तो इस तरह की क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, राइट। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि हम मेजर नहीं कर सकते। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको कि आप किसी यूनिट ऑफ मेजरमेंट से मेजर कर सकते हो, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। लाइक मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, इसकी जो यूनिट होगी वो केजी या ग्राम हो जाएगी। ऐसे आपकी लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, इसकी यूनिट जो होगी वो मीटर हो जाएगी, राइट। तो ऐसी कोई भी चीज, टेंपरेचर, एवरीथिंग जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी में वो आती है दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, है ना, लाइक इमोशंस, इमोशंस इज ए पेन, सॉरो, ये सारी जो चीजें होती है दिस इज नोन एज ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो आपको पता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इसका हमेशा कोई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है ना। और आपको पता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, कि अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट, तो आपको पता है कि तीन तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट हम यूज करते थे। एक तो आपका पहला सिस्टम ऑफ यूनिट होता था वी कॉल्ड एज अ सीजीएस, है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और दूसरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट आप यूज करते थे दैट इज द एमकेएस, है ना, दैट इज योर, है ना, ये मीटर किलोग्राम सेकंड एंड ये आपका ए स्टैंड फॉर एम्पियर। और तीसरा जो हम यूज करते थे दैट इज योर एफपीएस, दैट इज फुट पाउंड सेकंड, है ना। तो सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते थे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर उसको मेजर कर सकते हैं तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, और उसी स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। और सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस आ गए। एफपीएस इज द फुट पाउंड सेकंड, ये बेटर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसको यूज करने से ना अननेसेसरी क्योस होता था कि हर कंट्री डिफरेंट यूनिट्स यूज करती थी, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाते ड्यू टू दिस सबकी वजह से। तो इसलिए हमने क्या किया ना, एक कॉन्फ्रेंस किया और सबने डिसाइड किया कि अब हम एक सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ मल्टीपल, एक सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज करेंगे और उसी को हम बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। यहाँ पे जो यूनिट यूज करते हैं आप, वी यूज द एसआई सिस्टम, है ना, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम का मतलब हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। ये अलग अलग यूज करने के बजाय वी यूज द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। तो ध्यान रखना कि जो फिजिकल Excuse me, क्वांटिटी sir. होती है, हाँ बोलो बेटा। सर मेरा कनेक्शन थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था, बट आप तो ये सब पहले पढ़ा चुके हो। हाँ बेटा, मैंने बोला ना कि ये जो चीज है ना ये बैकअप क्लास है, बैकअप क्लास फॉर Yes, दोज sir. स्टूडेंट जिन्होंने हमारे यहाँ लेट एडमिशन लिया था, वो हैज मिस्ड द फर्स्ट 2 क्लासेस। तो Okay, अगर sir. आपने पहले पढ़ चुके हैं तो नीड नॉट टू मिस। Okay, sir. बैकअप क्लास रेगुलर क्लास नहीं है, रेगुलर क्लास तो आपके सैटरडे संडे को है ना। Okay, sir. मुझे लगा वेक्टर की बैकअप क्लास है। नहीं नहीं, दिस इज उसमें आपके बैकअप क्लास में जहाँ पे लिखा होगा ना वहाँ पे टॉपिक्स पे लिखा होता है। इफ यू गो थ्रू द Okay, sir. टाइम टेबल उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट है ना, क्योंकि Okay, sir. वेक्टर का तो आपके पास रिकॉर्डिंग है ही, इन Yes, सब sir. चीजों की रिकॉर्डिंग, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए अंतर। अदरवाइज इसकी भी Okay, अगर sir. रिकॉर्डिंग होती तो मैं आपको रिकॉर्डिंग का लिंक दूंगा। क्या फर्क है, ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट, जस्ट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ये होता है, राइट। अब इसके बाद हम जानते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इसकी भी 2 कैटेगरी है ना। कि जब भी हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी, इसकी भी 2 कैटेगरी होती है। एक तो होता है फंडामेंटल, पहला जो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा ये आपका हो जाएगा फंडामेंटल फिजिकल, है ना। तो फंडामेंटल का मतलब ये हो जाएगा कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या रहते हैं, जैसे कि आपके इंडिपेंडेंट, राइट। एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी
other physical quantities are represented in terms of fundamental. Are represented in terms of fundamental. In terms of fundamental, है ना? तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो कि एक दूसरे से डिपेंडेंट रहती है और बाकी सारी क्वांटिटीज फंडामेंटल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लाइक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ये मास, लेंथ एंड टाइम, और भी होती है लेकिन फिलहाल हम मास, लेंथ एंड टाइम है ना, क्योंकि मास, लेंथ और टाइम जो है इसके एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं। मास हैज नथिंग टू डू विद द लेंथ, लेंथ हैज नथिंग टू डू विद द टाइम, सबसे इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो दूसरी होती है वी कॉल इट एज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना, कि दूसरी जो क्वांटिटी होती है इसको हम क्या बोलते हैं कि आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये हो जाएगा कि क्वांटिटी दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, है ना, कि क्वांटिटी right that can be represented in terms of fundamental, in terms of fundamental। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं कि आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल हो जाएंगे लाइक इफ आई राइट स्पीड, है ना, तो स्पीड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, तो ये डिस्टेंस इज अ फंडामेंटल, टाइम इज अ फंडामेंटल, लेकिन डिस्टेंस बाय टाइम जो स्पीड होगी ये कौन सी क्वांटिटी है? तो फिजिक्स में ऐसे होता है कि कुछ क्वांटिटी फंडामेंटल है, कुछ डिराइव्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी फिजिक्स में क्वांटिटी फंडामेंटल होती है, तो इसी को हम बोलते हैं सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ पे नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे we discuss set of fundamental physical quantities। so we discuss the set of fundamental physical quantities, है ना। भाई कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है? तो आपको पता है टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, हाँ, अगर मैं बात करूं कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वांटिटी। नेक्स्ट पे आ जाएगा इसकी एसआई यूनिट और थर्ड में आ जाएगा इसका नोटेशन, हाँ, नोटेशन या सिंबल, किस सिंबल से हम इसको क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहली जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट इज योर मास। मास की एसआई यूनिट हो जाएगी केजी और इसके नोटेशन के लिए हम एम यूज करेंगे। सेकंड हो जाएगा लेंथ, लेंथ की हो जाएगी मीटर, इसके लिए हम यूज करते हैं एल। थर्ड हो जाएगी टाइम, है ना, टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेकंड, राइट, और इसके लिए आप टी यूज करते हैं। फोर्थ इज योर आपका आ जाएगा मास, लेंथ एंड टाइम के बाद टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं केल्विन, है ना, ऐसा यूनिट। और केल्विन के लिए सिंबल आ गया तो आप के यूज करोगे या कई बार हम थीटा भी यूज करते हैं। टेम्परेचर के लिए के या थीटा दोनों हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। फिफ्थ आ जाएगा जो हम यूज करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हो जाएगी एम्पियर और इसके लिए आप यूज करते हो आई या ए, या तो आई यूज करोगे या क्या यूज करोगे? ए। तो ये फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी हो जाए जो कि ज्यादा यूज होंगी। ऐसे से एक और भी आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से, इसकी ऐसा यूनिट, और इसकी जो नोटेशन होता है एमएल मोल होता है। 7 हो जाएगा जो कि बहुत कम यूज होता है एक्सेप्ट जाके बहुत लाइन में ऑप्टिक्स में यूज होता है। 7 आ जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, राइट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम यूज करते हैं कैंडेला और इसकी जो यूनिट होती है सिंबल होता है वो सीडी होता है, राइट। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं
जो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, किसी का कोई किसी से कोई रिलेशन नहीं। जो भी बाकी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी इसी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर वो क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे, उसी को हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी होती है। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। भाई ये 7 फंडामेंटल के बाद हम यहाँ पे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी पढ़ते हैं, वो सिर्फ 2 है ना। ये जो नेक्स्ट चीज हम इससे पढ़ेंगे, वी डिस्कस द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है ना। नेक्स्ट जो है दैट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये 2 होती है, एक तो प्लेन आइडियल, दूसरा सॉलिड। पहली सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएंगी दैट इज योर प्लेन आइडियल, है ना। और दूसरा जो हो जाएगा दिस इज नोन एज ए सॉलिड एंगल, है ना। तो जो प्लेन एंगल होता है इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल होता है इसकी एसआई यूनिट होती है स्टेरेडियन, है ना। तो एंगल के लिए हम ये 2 यूनिट यूज करते हैं कि अगर प्लेन एंगल है तो उसकी जो एसआई यूनिट होगी वो रेडियन होगी, और जो सॉलिड एंगल होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जैसे कि आपकी स्टेरेडियन। वही चीज है कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। इसी के टर्म्स में बाकी सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या करेंगे, जैसे कि आपका रिप्रेजेंट, राइट। इस तरह से दिस इज योर सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्या करें, क्या करें। तो दिस इज नोन एज ए सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। इसके हम आते हैं जो नेक्स्ट चीज है आपकी, हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे डायमेंशंस, क्योंकि मेनली इस चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ता है डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, वी कॉल इट एज ए डायमेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन, है ना। भाई किस चीज को हम डायमेंशन बोलते हैं, फिजिक्स में इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। तो डायमेंशंस को ऐसा होते हैं कि डायमेंशंस आर पावर टू व्हिच fundamental quantities must be raised to represent derived physical quantity, to represent derived physical quantity, इसी को हम बोलते हैं डायमेंशंस। Dimensions are power to which fundamental quantities must be raised to represent derived physical quantity। इसका मतलब समझना कि डायमेंशंस का मतलब क्या है, डायमेंशनल इससे हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला कहीं पे भी पहली क्वांटिटी मैंने जो ले ली है दैट इज योर सपोज स्पीड या वेलोसिटी, बात है कि स्पीड या वेलोसिटी। तो स्पीड इक्वल टू हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम है ना। तो डिस्टेंस जो होगा ये आपका एल हो जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा, जैसे कि आपका टी होगा। यहाँ से स्पीड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो एल - 1 होगा, है ना। भाई स्पीड डिस्टेंस की जगह पे आपने एल ले लिया, टी की जगह पे आपने टी ले लिया, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो एल - 1 होगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज नोन एज ए डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशंस इसकी पावर होती है, जैसे इसकी पावर यहाँ पे 1 है तो हम बोलेंगे स्पीड में लेंथ की डायमेंशन 1, स्पीड में टाइम की डायमेंशन कितनी है -1। पावर होती है उसको हम डायमेंशन बोलते हैं, और ये जो कंप्लीट चीज होती है इसको भी कॉल्ड एज ए डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या गया कि स्पीड एल की -1 हो, अगर वही चीज आपस में सारी चीजें कनेक्टेड होंगी तो स्पीड अगर आपको पता है तो सेकंड आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम जानते हैं, एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। कि वेलोसिटी में चेंज को टाइम को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वेलोसिटी का चेंज सेम ही रहेगा एल की -1।
और यहाँ से टाइम की वैल्यू t है। अल्टीमेटली एक्सलेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया lt माइनस। वैसे ही फिजिक्स में बहुत सारे डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज, तो आपको थोड़ा सा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए। और डायमेंशनल फॉर्मूला तब आएगा जब ये चीज आपको आती है कि भाई स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। ऐसे अगर हम देखें थर्ड, तो वी कैन राइट फोर्स, है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू हम जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपका मास Lt माइनस 2 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। ऐसे हम आ जाते हैं वर्क डन। फोर्स के बाद हम आ जाते हैं वर्क, इसी को हम एनर्जी बोल सकते हैं, हाँ। तो जो वर्क होगा ये आपका हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका हो जाएगा फोर्स तो mlt माइनस 2, है ना। कि फोर्स की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगी वो mlt माइनस 2 हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट की कितनी हो जाएगी l हो जाएगी। यहां से आ जाएगा ml स्क्वायर इनटू t माइनस। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क डन। क्या एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, हीट हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ml स्क्वायर इनटू t माइनस 2। वैसे तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ मैं यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन बहुत सारी आपको खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। फॉर एग्जांपल फोर्थ में वर्क आ गया, ऐसे हम फिफ्थ में लिख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर, है ना। फिफ्थ में आपका आ जाएगा प्रेशर, है ना। तो प्रेशर अब इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो आपको पता है फोर्स का हो जाएगा mlt माइनस 2 और एरिया जो होगा वो l स्क्वायर। यहाँ से जो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा तो ml माइनस 1 इनटू t माइनस 2 है। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर, राइट। ऐसे आ जाएगा डेंसिटी, है ना। कि अगर आपको लिखना है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम। तो मास का m हो जाएगा, वॉल्यूम का l क्यूब हो जाएगा। यहाँ से डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। ऐसे कुछ नए टर्म्स होते हैं, वी कॉल एज स्ट्रेस। एक टर्म हम डिस्कस करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रेस। तो स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया ही है ना। तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगी जो प्रेशर की होगी, ml माइनस 1 इनटू t माइनस। ऐसे एक टर्म होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ भी l हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ भी l हो जाएगा। तो ये कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो जब भी कोई डायमेंशन नहीं होती है तो हम बोलते हैं स्ट्रेन इज डायमेंशन, है ना। कि स्ट्रेन जो होगा वो कैसा हो जाएगा डायमेंशन, क्योंकि चेंज इन लेंथ का भी l होगा, लेंथ का भी l होगा, तो सारी चीजें कैंसिल, ये डायमेंशनलेस है। ऐसे आपका एक आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वी कॉल इट एज ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी, दिस इज योर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, हाँ। तो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता ही है, स्ट्रेन डायमेंशनलेस है। तो जो मॉडुलस ऑफ डायमेंशनल इलास्टिसिटी होगी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी है ml माइनस 1 इनटू t। क्योंकि ये भी जो चीज होगी स्ट्रेस की डायमेंशन प्रेशर की, और ये जो होगा वो डायमेंशनलेस है। लाइक एंगल इज आल्सो डायमेंशनलेस, है ना। एंगल भी क्या होता है जैसे कि आपका डायमेंशन, एंगल भी क्या हो जाएगा डायमेंशनलेस। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज, सारा तो मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी के सबसे लास्ट में एक लिस्ट बनी हुई कुछ 94 फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप उसे देखना, आपको वो नहीं याद करना है कि ये क्या है, आपको इस चीज का ध्यान, फोर्स अपॉन एरिया होता है, m by v होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, एंगल आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो होता है, वो भी क्या हो जाएगा जैसे कि आपका डायमेंशन, राइट। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। सबसे पहले हम यही सीखते हैं कि इनका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे, राइट। जस्ट इसको लिखना, हाउ टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला। सर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज डायमेंशनलेस होती है? डायमेंशनलेस होती है क्योंकि दोनों एंगल है ना। लाइक प्लेन एंगल भी डायमेंशनलेस होता है और सॉलिड एंगल भी जो होगा वो भी डायमेंशनलेस। तो कई क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो कि वैसे डायमेंशनलेस है लेकिन वो यूनिट होती है। लाइक एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि डायमेंशनलेस है लेकिन इसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट इज योर रेडियस,
मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, अगर डायमेंशनलेस है तो उसकी फिर कोई यूनिट भी नहीं है ना। लाइक अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो अगर वो डायमेंशनलेस है तो उसके कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी नहीं है। लेकिन एंगल में ऐसा नहीं, एंगल में भले ही वो डायमेंशनलेस है इट पजेस द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये हम इस तरह से तो प्लेन या सॉलिड एंगल दोनों क्या होता है जैसे कि आपके डायमेंशन। वैसे ही कुछ स्पेशली क्वांटिटीज होती हैं जो कि आप खुद से निकाल सकते हो। ये बताने के बाद जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि दो स्पेशल क्वांटिटीज हम यहाँ पे जानते हैं, है ना। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं एग्जांपल 1, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट, फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, कैपिटल जी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होगा, आप इसे बताओ। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी कितना हो गया। बट सर जी तो डायमेंशनलेस होती है। जी कौन से डायमेंशनलेस होगी बेटा, कौन से जी की बात कर रहे हो। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इवन स्मॉल जी भी डायमेंशनलेस नहीं होती। जो हम लिखते हैं ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी डायमेंशनलेस नहीं होती। अगर ये एक्सेलरेशन है तो स्मॉल जी की डायमेंशन LT माइनस 2, दिस विल नॉट आल्सो नॉट बी द डायमेंशन। ये तो कैपिटल जी हम वर्ड यूज करते हैं। सर कांस्टेंट की भी हो सकती है डायमेंशन। हाँ कांस्टेंट हमेशा दो तरह के होते हैं, एक डायमेंशनलेस और एक डायमेंशन वाला, है ना। कांस्टेंट की भी डायमेंशन हो सकती है, जो भी कांस्टेंट है उसकी भी क्या हो सकती है, जैसे कि आपकी डायमेंशन हो सकती है। कुछ कांस्टेंट होते हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती, कुछ कांस्टेंट की डायमेंशन होती है। हाँ जैसे मैंने बोला, जस्ट बता देता हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये कहाँ पे यूज होता है, किस जगह पे ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम यूज करते हैं। तो आपने 9th में ही पढ़ा होगा कि जब भी इस तरह से दो मास होंगे, है ना, तो हर मास यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है विद सम फोर्स, है ना, एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये फोर्स इज इक्वल टू द कैपिटल G m1 m2 by क्या होता है r स्क्वायर। r जो होता है दिस इज द सेपरेशन। तो आप ऐसे G की डायमेंशन नहीं निकाल सकते, आपको रिलेशन आना चाहिए। और जैसे रिलेशन आ गया फिर तो आसान है। अगर मैं जो G की डायमेंशन निकालना है, इसमें G ही होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m1 m2 मास है, ये फोर्स है, तो G की वैल्यू हो गई fr स्क्वायर, y क्या हो गया m1 m2। तो आपको ये जो फोर्स है ये आपको हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा है MLT माइनस 2 होता है ना। ये डिस्टेंस है तो L स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों मास है, तो मास है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका m स्क्वायर, फोर्स डिस्टेंस का स्क्वायर m का स्क्वायर। तो G का डायमेंशन आ गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा वो आपका हो जाएगा m-1 L क्यूब इनटू t माइनस 2, हाँ L क्यूब, m-1 आ गया, L क्यूब आ गया इनटू t माइनस 2। And this is the dimensional formula for gravitational constant। हाँ तो कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए कि भाई जो चीज हम निकाल रहे हैं वो कहाँ यूज होती है। एक बार वो आइडिया आ गया फिर तो अपने आप फोर्स का पता है, डिस्टेंस का पता है, मास का। यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या आ गया, जैसे आपका डायमेंशनल फॉर्म। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक तो नया टर्म आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कई बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
एक और डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हम यहाँ पे एक और डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ते हैं, वी डिस्कस द एज एग्जांपल को हम इसको ले सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? वी डिस्कस अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, इस तरह का। इस सिंबल को हम बोलते हैं ईटा, है जैसे अल्फा बीटा गामा होता है, वैसे ये जो सिंबल होता है वो क्या होता है कि आपका ईटा होता है। तो एक चीज है कि नया टर्म आ गया, अब नए टर्म के बारे में आपको हमेशा इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी, ये आपको अभी इसके बारे में नहीं पता है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो कोई बात नहीं, मुझे बताना या कहीं से आपको पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स में कहीं भी एक टर्म यूज होगा। अभी तो आप जस्ट स्टार्ट कर, तो आपको थोड़ा सा इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूज। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूज होती है विस्कस फोर्स के फॉर्म में, विस्कस फोर्स के फॉर्म में, है ना। जो विस्कस फोर्स होता है F, this is equal to the eta A delta V by delta X, है ना। विस्कस फोर्स के फॉर्मूला यूज होता है eta A into delta V by delta X। तो ये तो फोर्स है, eta कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसमें जो A होता है दिस इज A, है ना। और डेल्टा V by delta X जो टर्म है ना, इस टर्म को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। दो चीजें हम वर्ड यूज करते हैं, रेट का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक वर्ड हम यूज करेंगे ग्रेडियंट, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो जब हम यूज करेंगे तो इसी को हम बोलेंगे जैसे कि आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। So what is x here? x is the length या डिस्टेंस, है ना। डेल्टा x जो है ना वो डिस्टेंस ही डेल्टा x, है ना, कि भाई चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सम डिस्टेंस डेल्टा x। a is the area। तो अब आपको ईटा का निकालना है, निकाल लेंगे। आप इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यूज पुट कर दो। फोर्स इज योर mlt - 2, है ना। ईटा की डायमेंशन आपको निकालना है, एरिया इज l स्क्वायर, है ना। चेंज इन वेलोसिटी lt - 1 और डिवाइड बाय डेल्टा x पे डिस्टेंस है, वैल्यू हो जाएगी, समझे। फोर्स mlt - 2 कोई भी फोर्स हो, डिस्कस फोर्स हो, कोई भी फोर्स, ईटा की डायमेंशन तो मुझे निकालनी है। a इज द एरिया, चेंज इन वेलोसिटी इज द lt - 1 और डेल्टा x क्या हो जाएगा, सभी आपका l हो जाएगा। अब देखो इससे कुछ टर्म्स तो कैंसिल हो गए, है ना। और इसको हम जब सिंपलीफाई करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन कौन आ जाएगा, eta इक्वल टू हो जाएगा m l - 1 एंड t - 1। तो ये आपको याद नहीं रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml - 1 into t - 1, राइट। ओके, तो थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन मुझे देनी पड़ेगी, क्या आपको ये नहीं पता होगा, मैं बताऊंगा फिर आप निकालो। तो थोड़ा सा अगर रिलेशन पता है तो किसी भी चीज के हम क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, लाइक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका हमने। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो ये। So what is the dimension of Planck constant? प्लैंक कांस्टेंट बताता हूं मैं आपको। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, इन्होंने एक वर्ड यूज किया है। एज एग्जांपल 3 ले लेते हैं हम इसे, है ना। उन्होंने बोला हुआ है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक कांस्टेंट। मतलब ऐसा मैं सारा भी बता नहीं पाऊंगा, तो पूछोगे तो मैं बता दूंगा, ऐसा तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। मैंने बताया कि एनसीईआरटी में ना लास्ट में देखोगे
अपेंडिक्स के पास एनसीईआरटी 1 के सबसे लास्ट पेज तो कुछ 94 फिजिकल क्वांटिटीज उसका रिलेशन सबका दिया तो थोड़ा सा देखना है। तो इन्होंने बोला है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्लैंक कांस्टेंट यूज कहाँ पे होता है। तो प्लैंक कांस्टेंट यूज होता है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। कोई भी अगर फोटोन होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो एच है ना। एनर्जी एक्स का जो फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है E इक्वल टू एच जिसका एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, जो एफ होती है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एफ इज सिंपली फ्रीक्वेंसी। तो यहां से आप प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालो कि प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा h दिस इज E by f। तो ये इज द एनर्जी ml स्क्वायर T minus 2 क्योंकि एनर्जी और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है और फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला T minus 1 मिलेगा। यहां से फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो रहेगा वो T minus 1 मिलेगा है ना। अल्टीमेटली h का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ml स्क्वायर T minus 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक कांस्टेंट है ना। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन वाला कांस्टेंट। कई ऐसे डायमेंशन कांस्टेंट जो होते हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती। वैसे बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जिसका कि डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आना चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आते जाए डायमेंशनल। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल। इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक कांस्टेंट। अब आ जाते हैं कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस हम कर रहे हैं, ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ये क्यों निकाल रहे हैं। तो वो जो टॉपिक होता है दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल है ना। ये चीज पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट चीज हम इसमें पढ़ते हैं वी स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल। इसके पहले एप्लीकेशन तो हम तब सीख पाएंगे जब आपको एक प्रिंसिपल आता हो एंड दैट प्रिंसिपल इज नोन एज ए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सिंपल से एक स्टेटमेंट वो ये है कि वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड quantities having different dimensions, right? But we cannot add or subtract them। हाँ, पहली क्वांटिटी होगी कि we can multiply or divide the quantities having the different dimensions, but we cannot add or subtract। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे force is equal to होता है mass into acceleration। Mass is having different dimension, acceleration is different dimension, we can multiply it। If I write pressure is equal to force upon area, है ना, तो force is different dimension, area is different dimension, we can divide it also। लेकिन हम force और area को ऐड नहीं कर सकते हैं। फोर्स से जो चीज होगी वो क्या ऐड होगी, फोर्स ही ऐड। तो हम कभी भी सेम डायमेंशन की चीज को ये ऐड या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लाइक इफ आई राइट v इक्वल टू u प्लस at है ना, तो इसके सारे जो टर्म होंगे उसका डायमेंशन सेम होगा। जैसे v जो है वेलोसिटी है lt - 1, u जो है ये भी वेलोसिटी है lt - 1 है ना। v जो है वेलोसिटी है दैट इज lt - 1, u जो है ये भी वेलोसिटी इनिशियल lt - 1। और जब एक्सेलेरेशन और टाइम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वेलोसिटी की डायमेंशन है
है ना। अब देखो सेम डायमेंशन की चीज ही ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है। हाँ, डिफरेंट डायमेंशन की चीज को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो कि इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूला, वो जो फॉर्मूला होगा कैसा होगा, डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूला। फर्स्ट स्टेटमेंट ये हो गया। सेकंड स्टेटमेंट हम ये बोल सकते हैं ईच टर्म राइट ऑफ ए फिजिकल रिलेशन, physical relation right must have same dimension, must have same dimension। क्या each term of a physical relation must have same dimension। कोई भी अगर फिजिकल में रिलेशन है उसके सारे टर्म की डायमेंशन क्या होगी, उसकी आपकी सेम राइट। यहाँ पे जैसे मैं एक रिलेशन लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। तो ध्यान रखना कि कैसे ऊपर बना देता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा कि कोई भी एक टर्म है दैट इज योर s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। तो इसके जितने भी टर्म होंगे, जैसे ये एक टर्म हो गया LHS, ये टर्म हो गया और ये टर्म, सबके डायमेंशन सेम है और अब बात होगी ये तो लेंथ है। जब मैं यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा lt माइनस 1 इंटू टी, हाफ को डायमेंशन से कोई मतलब नहीं होता है तो ये तो नंबर है lt माइनस 2 और ये आपका टी स्क्वायर। तो जितने भी इसके टर्म्स हैं डिस्प्लेसमेंट, ये टर्म, ये सारे की डायमेंशन सेम हो। ये अगर l है तो इक्वल टू भी l ही है, ये t और माइनस टी कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला भी माइनस 2 और टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कोई भी फिजिक्स में जो रिलेशन होते हैं उसके सारे टर्म की डायमेंशन क्या होती है, सेम ऑफ LHS साइड एंड RHS साइड, है ना। ईच टर्म्स ऑफ ए फिजिकल रिलेशन मस्ट हैव द सेम है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो चाहे वो किस साइड पे हो, सभी आपके राइट। फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये आ गया। इसमें थर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कि कई बार हम न्यूमेरिकल्स में ज्यादा यूज करते हैं। थर्ड ये होता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक logarithmic and exponential function, exponential functions are dimensionless, है ना। all trigonometric, logarithmic and exponential functions are dimensionless। भाई जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, जैसे कि आपके डायमेंशन राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब हो गया sin cos tan sec जो भी होगा, लॉगरिथमिक लॉग वाला, एक्सपोनेंशियल का मतलब e की पावर राइट। पहले आप इसको लिख लो फिर मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, ये आपको थोड़ा डिटेल में जाना। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ये तीन चीजें हम पढ़ते हैं। क्या करें, तो मैं इसमें एक चीज को एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब होता है साइन या कॉस के टर्म्स में। जैसे मैंने आपसे बोला कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरह से होगा,
y is equal to a sin cx plus d. This type of expression is known as a trigonometric. इसी को हम लॉगरिथमिक फंक्शन में लिख सकते हैं, y is equal to a log of cx plus d, है ना। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस फॉर्म में होगा y is equal to a e to the power cx plus d. So this is known as a trigonometric function, this is logarithmic, this is exponential function. तो जो भी चीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है ये पूरी चीज डायमेंशनलेस, इसके कोई डायमेंशन नहीं, क्योंकि साइन के अंदर तो एंगल ही होगा और एंगल क्या होगा वैसे आपको डायमेंशनलेस। ऐसे ये भी चीज है, ये जो टर्म है ये भी डायमेंशनलेस, और ई की जो भी पावर होगी पॉजिटिव या नेगेटिव ये भी चीज क्या हो जाएगी डायमेंशन। कई क्वेश्चंस में ये यूज करेंगे कि साइन के अंदर जो भी चीज होगा वो एंगल होगा वो डायमेंशनलेस हो जाएगा, लॉग के अंदर जो भी चीज होगा वो एंगल होगा वो डायमेंशनलेस हो जाएगा, और ई की पावर भी क्या होती है जैसे आपकी डायमेंशनलेस। अब यहां से थोड़ा सा एक चीज है कि देखो ये पूरी चीज अगर डायमेंशनलेस है तो ये डी भी डायमेंशनलेस, हम ले सकते हैं कि डी भी जो होगा इस जी क्या होगा जैसे आपका डायमेंशन है, क्योंकि डी आइसोलेटेड है ना, तो अगर पूरा फंक्शन डायमेंशनलेस है तो इसका इंडिविजुअल टर्म भी क्या होगा डायमेंशनलेस। ऐसे ही अगर ये डायमेंशनलेस है तो इससे जो चीज ऐड होगी वो भी क्या होगी डायमेंशनलेस, तो cx भी क्या हो जाएगा डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस को कई बार हम मान लेंगे, डायमेंशनलेस को हम क्या लिख लेंगे m0 l0 t0 या मान लेंगे। और एक चीज रखना कि d डायमेंशनलेस है लेकिन cx मिला के डायमेंशनलेस, तो अगर यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि x जो है वो कोई पोजीशन है और y जो है वो सपोज डिस्प्लेसमेंट है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x अगर पोजीशन है तो पोजीशन की तो लेंथ ही होगी, तो c की डायमेंशन क्या होगी, तो c की जो डायमेंशन होगी वो 1/x होगी, और 1/x का मतलब क्या हो जाएगा l - 1 है ना। तो अब देखना d डायमेंशनलेस c l - 1 और x l, तो ये पूरा टर्म भी क्या हो गया डायमेंशनलेस, राइट। अब अगर ये पूरी चीज डायमेंशनलेस होगी तो जो डायमेंशन इसकी होगी वही इसकी होगी, क्योंकि एलएचएस साइड की डायमेंशन और एलएचएस साइड की डायमेंशन क्या होती है सेम है ना। तो ए की डायमेंशन वही होगी जो वाई की है, और वाई की डायमेंशन क्या है जैसे आपकी डिस्प्लेसमेंट, राइट। क्योंकि ये पूरा चीज तो डायमेंशनलेस हो गया ना, तो एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन क्या होती है सेम, तो हम लिख सकते हैं कि जो ए की डायमेंशन होगी वो भी है। तो ये इस चीज को आपको समझना, डी पूरा डायमेंशनलेस है, डी डायमेंशनलेस, सीएस का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस, और अगर ये पूरी चीज डायमेंशन है तो एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन क्या होगी सेम। तो ए बाद में हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड होता है, इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी एल। ऐसे इसलिए ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस है तो डी डायमेंशनलेस m0 l0 t0, c और x का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस, तो जो c की डायमेंशन होगी वो कितनी हो जाएगी सेम वही l - 1। ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस है तो y और a की डायमेंशन सेम, तो a की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी l। ऐसे इसमें भी ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस तो c की डायमेंशन हो जाएगी इस केस में भी l - 1, तो c और x का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस होगा, तो जो y होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी a होगी, a की डायमेंशन इस केस में भी कितनी हो जाएगी l। तो जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है ना कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, इसको हम इसका अप्लाई राइट इन ऑल केसेस। इसको पूछिए इस तरह से हम इसको क्या करेंगे अप्लाई। ये मतलब होता है
ये 3 कंसेप्ट के ऊपर ही सारी चीजें क्या होती है बेस्ड। इस 3 कंसेप्ट के ऊपर ही सारी चीजें क्या होंगी जैसे आपकी। तो इसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं इसमें वी स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस का हम कहां पे अप्लाई करते हैं, वी स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस कहां पे आप इस डायमेंशंस के को अप्लाई करोगे। तो अगर जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है ना, बेसिकली 3 तरह से हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हैं। पहला, फर्स्ट जो डायमेंशन का एप्लीकेशन होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ, या करेक्टनेस लिख लो, तो चेक द करेक्टनेस ऑफ राइट ए फिजिकल रिलेशन और फॉर्मूला, फिजिकल रिलेशन और फॉर्मूला, कोई भी फिजिकल फॉर्मूला whether it is correct or incorrect, उसको हम इससे चेक करते हैं, राइट। और इसको चेक करने के लिए वही कंसेप्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड का डायमेंशन। कोई भी फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा जब दोनों साइड के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम। लाइक मुझे चेक करना है टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम क्लॉक, है ना, टाइम पीरियड राइट ऑफ ए पेंडुलम क्लॉक, है ना। इसका फॉर्मूला होता है t is equal to 2 pi under root of l by g, where this formula is correct or not, ये मुझे चेक करना है। तो इसको मैं ऐसे चेक कर लूंगा लाइक टाइम पीरियड, अगर ये टाइम पीरियड है तो एलएचएस साइड का डायमेंशन आपकी हो जाएगा m0 l0 t1, जो टर्म नहीं होता उसकी पावर हम 0 ले सकते हैं। 2 पाई एक कांस्टेंट है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होता। उसके बाद हम इसका डायमेंशन लिखेंगे, लेंथ की डायमेंशन l और g जो होगा वो एक्सप्रेशन l के -2 हो जाएगा, हाँ। यहाँ से l कैंसिल, t स्क्वायर ऊपर जाएगा, अंडर रूट होगा t आ जाएगा, यहाँ पे 2 पाई और ब्रैकेट में इसका डायमेंशन t, हाँ। पकड़ो ध्यान दो कि एलएचएस साइड का जो डायमेंशन t लिख लो, कंफ्यूज करें, ये t है, एलएचएस साइड का t है और एलएचएस साइड का भी t, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट, हाँ। जब भी किसी चीज में एलएचएस और एलएचएस का डायमेंशन सेम होते हैं, ये फॉर्मूला डायमेंशनली क्या हो जाएगा, करेक्ट। हाँ, लेकिन कंप्लीटली करेक्ट नहीं होगा क्योंकि इससे ये कांस्टेंट चेक नहीं हो पाया। इस 2 पाई के बजाय अगर कुछ दूसरा कांस्टेंट होता तो भी तो ये चेक डायमेंशनली करेक्ट हो जाता। हम बोलेंगे दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, एक वर्ड यूज कर लेते हैं। 100% करेक्ट नहीं, कोई भी फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो पूरा करेक्ट नहीं होगा क्योंकि डायमेंशनल से एक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है। हाँ, लेकिन अगर डायमेंशनल इनकरेक्ट है तो 100% इनकरेक्ट, अगर इनकरेक्ट है तो 100% क्या होगा, जिससे आपका इनकरेक्ट। पहली चीज ये होती है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन और फॉर्मूला, पहला एप्लीकेशन इसका ही, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन इसका ये है टू कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। सेकंड इसका जो एप्लीकेशन होता है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट विद अदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम दूसरे से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट विद अदर, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका कन्वर्ट, राइट। जैसे कि एमकेएस और सीजीएस को कन्वर्ट करना,
है ना। तो ध्यान रखना कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी होती है, अगर मैं लिखूं कोई फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड देखे ना तो उसमें दो ही चीज होती है, एन यू, n is the some number, n is known as a numerical value, और u जो होती है वो यूनिट होती है ना। मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें दो ही चीज तो होती है, कुछ नंबर एंड सम यूनिट। लाइक मैंने बोला मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ ए बॉडी, ये आपको हो जाएगा 10 kg, तो 10 इज द नंबर, kg इज द यूनिट, राइट। तो आप थोड़ा ध्यान दो कि सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है ना। जैसे मैंने बोला ये 10 kg है, अगर मैं इसी को ग्राम में लिखूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10,000 ग्राम, है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी, यूनिट भी चेंज होगी, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट तो सेम ही है ना। मास ऑफ द बॉडी तो 10 kg को ही तो हमने कन्वर्ट किया। और मेन ये बोलते हैं कि जब हम कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम यूनिट टू अदर करते हैं, मतलब उसमें एन यू कांस्टेंट हो, एन और यू का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट, है ना। भाई किसी एक सिस्टम में अगर नंबर एन है, यूनिट यू है, तो दूसरे सिस्टम में एन भी चेंज हो जाएगा, यू भी चेंज हो जाएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। और अगर एन यू कांस्टेंट है तो इसी को हम लिख सकते हैं n1 into u1 इक्वल टू n2 u। तो जब भी आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करते हो तो इसी चीज को यूज करते हैं, n1 u1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 into u, हाँ। उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं हाँ, क्या करें, n1 u1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 u। ये दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, जैसे कि आपका कांस्टेंट। जैसे मैंने बोला कि जो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होती है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, है ना। और जो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स होती है, और फोर्स इज डायन, है ना। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने आपके डायन है, ये निकालना है। भाई बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन जस्ट मुझे नहीं पता है। मैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू डायन में क्या करना चाहता हूँ, कन्वर्ट। मैं क्या करूंगा, जस्ट ये फॉर्मूला यूज करूंगा, भाई n1 u1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2। आपको क्या है, n1 1 है, 1 न्यूटन, और है तो फोर्स ही ना, तो इसका जो डायमेंशन होगा वह mlt माइनस 2 ही होगा। n2 कितने टाइम में कन्वर्ट करना वो है, लेकिन टाइम भी तो फोर्स की यूनिट है ना, ये भी कितना हो जाएगा, mlt माइनस। ये तरीका होता है कि मैं n1 1 न्यूटन है, कितने टाइम होंगे n2 आपको निकालना, पहले डायमेंशन दोनों की पुट करके, और उसके बाद हम इसकी यूनिट कन्वर्ट कर, यूनिट पुट कर देते हैं। हम लिखेंगे 1, मास की यूनिट हो जाएगी केजी, ये आपका मीटर, ये सेकंड माइनस, ऐसे n2 आ जाएगा, मास की यूनिट हो जाएगी ग्राम सीजीएस में, और लेंथ की जगह पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, है ना। लेंथ की जगह पे आ जाएगा आपका सेंटीमीटर, और टाइम की जगह पे सेकंड माइनस। तो आपको पता है ये टर्म तो कैंसिल हो गया, तो यहां से n2 की वैल्यू आ गई, n2 की वैल्यू आ गई kg बाई ग्राम इनटू मीटर अपॉन सेंटीमीटर, है। और इस बात ये आपका आ जाएगा 10 पावर 3 10 पावर 5 आ जाएगा, है। तो बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन में n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 पावर 5, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5। ये तरीका होता है कि जब भी आपको एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करें, n1 u1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 into
एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करने का क्या होता है, जैसे कि आपका हाँ, तो किसी भी चीज को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज, है ना, इसी को यूज करना है, कोई शॉर्टकट, अदरवाइज में मिस्टेक्स बहुत होती है। फेवर इस पे क्या होती है, जैसे कि आपकी मिस्टेक्स। इसके बाद एक लास्ट स्टेप एप्लीकेशन, दैट इज योर डेरिवेशन ऑफ ए फिजिकल, हमसे फिजिकल रिलेशन डिराइव भी कर सकते हैं। लास्ट इसका एप्लीकेशन आता है डेरिवेशन ऑफ फिजिकल, we can derive the physical relation. नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज योर डेरिवेशन ऑफ फिजिकल, डेरिवेशन ऑफ फिजिकल रिलेशन, है ना, कि अप्रोक्सीमेटली हम फॉर्मूला कोई डिराइव भी कर सकते हैं, है ना, कि अगर आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया हो, लाइक किसी भी केस में आपको इंफॉर्मेशन दिया है, एक इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, राइट, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स ऑन, राइट, प्रेशर P, है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड करती है प्रेशर P, है, डेंसिटी D, density D, and acceleration due to gravity G, acceleration due to gravity G, है ना, velocity of sound in air depends on the three factor, derive the expression for velocity of sound, derive the expression for velocity of sound, ये velocity of sound है, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, write the expression for velocity of sound, ऐसा दिया हुआ है, velocity of sound तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव, है, तो इसको ड्राइव करने के लिए सिंपल सा कांसेप्ट है, आप क्या करोगे कि आप ऐसे लिख दो कि velocity of sound in air plus v is directly proportional to the pressure की पावर x, प्रेशर की क्या पावर होगी आपको नहीं पता है तो x ले लिया, डेंसिटी की पावर y, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर क्या हो जाएगी z। तो ये हर फॉर्मूले में पावर तो अलग होती है, किसी को डायमेंशन नहीं, प्रेशर की पावर x है, d की पावर y है, g की पावर z, तो आपको x y z तो निकालना, मैं इसको वैसे लिख सकता हूं, ये v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, डायमेंशन से कभी कांस्टेंट नहीं आता, कांस्टेंट तो दूसरे मेथड से आता है, इनटू प्रेशर की पावर x, d की पावर y, और यहां से g की पावर z, है, या फिर दिया से इसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स वाई जेड मुझे निकालना है, उसके बाद सबकी डायमेंशन में सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको पता है एलएचएस साइड में वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी डायमेंशन हो जाएगी m0 lt माइनस, इसमें आप लिखना है m0 lt माइनस, आरएचएस साइड पे कांस्टेंट आप ऐसे छोड़ दो, प्रेशर की डायमेंशन अभी आपने पढ़ी ml माइनस 1 इंटू t माइनस पावर x, ऐसे डेंसिटी की पावर डायमेंशन आपने पढ़ ली ml माइनस पावर y, और ऐसे आपका एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर आ गई l, हाँ, तो सबकी अपनी डायमेंशन लिख दी, प्रेशर, डेंसिटी, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके बाद हम क्या करते हैं, आरएचएस साइड पे मास की डायमेंशंस को एक जगह पे कर लेते हैं, मास की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x है, यहाँ पे y, यहाँ पे x प्लस y, लेंथ की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, माइनस x,
माइनस 3y प्लस z, है ना? देखिए आपने ऐसे t की टोटल पावर, मास की टोटल पावर अगर हम लिखें यहाँ पे तो m की टोटल पावर आपकी हो जाएगी x प्लस 1, लेंथ की टोटल पावर माइनस x माइनस 3y प्लस z, और t की टोटल पावर, है ना, यहां से आपका आ गया माइनस 2x और यहां से माइनस 2z। अब आप थोड़ा ध्यान दो कि LHS और RHS की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, मतलब जितनी m की पावर यहाँ पे उतनी यहाँ पे होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट इक्वेशन आ गया x प्लस वाई की वैल्यू 0, जितनी l की पावर यहाँ पे उतनी यहाँ आना चाहिए। सेकंड एक्सप्रेशन आ गया माइनस x माइनस 3y प्लस z इक्वल टू 1 है। a की पावर भी सेम होनी चाहिए, माइनस 2x, है ना, माइनस 2z इक्वल टू माइनस 1। तो 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स हैं, सॉल्व कर लो अब इसे। तो इसको सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकालो कितनी आ गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x y z? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x y z? कितनी आ रही है? Sir, x is coming half, z is coming 0 and y is coming minus half. हाँ, x की वैल्यू जो आएगी वो हाफ आएगी, y जो आएगी वो माइनस हाफ आएगी और z की वैल्यू आएगी। आपको ये थोड़ा सा गलत इंफॉर्मेशन थी कि g के ऊपर डिपेंड करती है, g के ऊपर इनफैक्ट ये डिपेंड करती है। अगर डिपेंड करता तो उसकी कोई डायमेंशन, तो सॉल्व करके x हाफ आ गया, y हाफ माइनस हाफ आ गया, z 0। तो जिस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता होगा वो गलत भी होगा तो अपने आप फॉर्मूले में आ जाएगा। और इसके बाद आप फॉर्मूला लिख दो, v इक्वल टू सम कांस्टेंट p की पावर हाफ, d की पावर माइनस हाफ एंड g की पावर 0। g के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज द k अंडर ऑफ p बाय d, है ना। k कांस्टेंट की वैल्यू हम डायमेंशन से निकाल नहीं सकते, ये इसकी ड्रॉबैक है, इसके लिए कुछ दूसरे मेथड्स हैं, है ना। ये फॉर्मूला है। ये 3 चीजें आपको जाननी होती हैं, चेक द करेक्टनेस, कन्वर्जन और तीसरा डेरिवेशन, राइट। तो ये आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बेसिक्स में आना चाहिए, द क्लास ऑफ बेसिक्स, हां, यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बेसिक्स में, तो इतना ही आपको पढ़ना था। यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बेसिक्स में आपको, तो आपको मैं कह सकता हूँ मॉड्यूल वगैरह मिल चुकी है, तो घर पे जाके इस सब को रिवाइज करो और मॉड्यूल भी रिवाइज करो, अपने आप सारी चीजें आएंगी, और जो नहीं आएंगे फिर मेरे से पूछना। ये था इसका बेसिक्स, आपने बहुत लोगों ने मिस किया होगा, कुछ लोगों ने बेसिक्स वाला चैप्टर नहीं किया। ओके, नाउ वी एंड द क्लास, दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो ये सारी चीजें आप घर पे जाके रिवाइज करो और मॉड्यूल के क्वेश्चन, Thank you, sir.